हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त। इससे पहले की बात करो तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें एक्सप्रेशन फॉर के, एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ, एक्सप्रेशन फॉर लाइफ टाइम सीखा था। इसके अलावा ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारे ग्राफ्स हमने ड्रॉ किया था। और लास्ट क्लास की बात करूं तो यदि फर्स्ट ऑर्डर के जो एक्सप्रेशन होता था के लिए, उसमें यदि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यदि प्रेशर से रिप्लेस कर दिया जाए, वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसे में क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज के क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलो यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यार, जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। और उम्मीद है यार तुम लोगों को एक्सप्रेशन याद होगा। तो टी हाफ का पहले एक्सप्रेशन यार तुम लोग मुझे बता दो क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0.693 अपॉन के। मतलब ये कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग कुछ चीजें आज हम लोग इसी के बारे में पहले जानेंगे। पहले हम लोग टी हाफ के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे की स्टडी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो टी हाफ 0.693 बाई के है। यदि मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास C0 था, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C0 था, या फिर A0 जो भी मानना है, C0 से C0/2 होने में कितना समय लगेगा यदि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ गिवन हो। हाफ लाइफ क्या दिया है, मान लो टी हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ कितना है, टी हाफ। तो C0 से C0/2 होने में समय कितना लगेगा, 1 टी हाफ। यदि मैं पूछूं C0/2 से C0/4 होने में कितना समय लगेगा, अगेन मैं क्या बोलूंगा, C0/2 से C0/4 मतलब इसका हाफ। यदि इसका हाफ किया जा रहा है तो समय अगेन टी हाफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम किस कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, हमेशा यदि हाफ हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टी हाफ ही लगेगा। ये चीज बस क्लियर रखना। यानी C0 से C0/2 गए तो भी टी हाफ, C0/2 से C0/4 तो भी टी हाफ। यदि मैं C0/4 का भी आधा कर दूं तो अगेन यहां पे भी समय कितना लगने वाला है यार, कितना लगेगा, अगेन टी हाफ। क्यों? क्योंकि मैं अगेन इसका हाफ कर रहा हूं। यदि मैं नेक्स्ट पूछ दूं C0/8 का यदि मैं हाफ कर दूं तो C0/8 का हाफ क्या होता है, क्या होता है, C0/16। और मैं सवाल पूछूं C0/8 से C0/16 होने में कितना समय लगेगा, अगेन टी हाफ ही लगेगा। ये देखिए यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का तुम हाफ कर दो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का, C0 है, C0 का हाफ कर दिया, टी हाफ। मान लो हमारे पास C0/2 कॉन्सेंट्रेशन बचा, मैं C0/2 का C0/4 बना दिया, अगेन टी हाफ ही लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, टी हाफ सेम रहता है। सेम क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑलरेडी यार मैंने कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज बताया। लेकिन मान ले यार ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो मुझे बता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हर जो कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो समय लग रहा है वो सेम रहता? नहीं, टी हाफ फिर चेंज हो जाता। मतलब C0 से C0/2 में जो समय लग रहा है वो टी हाफ है, तो C0/2 से C0/4 जाने में जो समय लगेगा वो अब टी हाफ के बराबर नहीं होगा, इसका टी हाफ फिर चेंज हो जाएगा। क्यों? यदि मान लो मुझे C0/2 से C0/4 में जाना है तो फिर हमारे लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि हमें C0/2 से C0/4 जाना है, हमारे पास C0/2 कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और मुझे उस C0/2 को C0/4 बनाना है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि ये है तो टी हाफ, यदि याद करो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता था एक्सप्रेशन, C0/2 के। मतलब अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो टी हाफ भी चेंज हो जाएगा। तो यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर जो टाइम टी हाफ आ रहा है वो सबके लिए सेम नहीं होगा। लेकिन यदि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो ऐसे में सभी में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ ही लगेगा। क्लियर है? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। यदि मान लो यार मैं पूछ देता हूँ C0/32 में कितना समय लगेगा, 16 से 32, अगेन मैं क्या बोलूंगा, टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट करो, उसका हाफ करो, समय टी हाफ लगेगा। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ना वो ये समझना यार तुम लोग, मैं इधर लिख देता हूं, ओके। यानी C0/2 जो समय लग रहा कितना लग रहा, 1 टी हाफ, 1 टी हाफ। C0 से C0/4 जाने में यदि मैं पूछ दूं समय कितना लगा तो क्या बोलोगे, बताओ। C0 से C0/4 तो देखो यार, यहां से यहां एक टी हाफ, फिर यहां से यहां एक और टी हाफ, मतलब कितना टी हाफ हो गया,
2t½ समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पे जो समय लगा वो 2t½ यदि मैं C0 से C0/8 पूछ दूँ, देखिए मैं C0 से C0/8 जा रहा हूँ, कितना t½ लगेगा? तो 1 2 3, मतलब यदि C0 से C0/8 जाना है तो हमें समय कितना लगेगा? 3t½ के बराबर लगेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3t½ मान लिया C0 से C0/16 जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 4t½ क्लियर है ये चीज़? तो आप इसी चीज़ को यदि मैं बोल दूं कि n t½ के बाद जो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, क्या बताया जा सकता है? जरा सोचो और मुझे बताओ। C0 यदि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और मैं पूछना चाहता हूं n t½ के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगा रिएक्टेंट का, तो यार मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ? C0 से C0/2 जाने में 1t², C0 से C0/4 जाने में 2t², C0 से C0/8 जाने में 3t², C0 से C0/16 जाने में 4t², तो n t½ के बाद कितना हो जाएगा? तो एक चीज़ देख रहे हो, इसको मैं क्या ले C0/2 का पावर 1, इसको C0 × 2 का पावर 2, इसको C0/2 का पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? C0/2 का पावर 4। मतलब जितना t½ है ना उतना 2 के पावर में चला जा रहा है। इसका मतलब C0 यदि n t½ के बाद मैं कॉन्सेंट्रेशन पूछ दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? C0/2 का पावर n t½ है ना, खत्म। तो यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन बचेगा आफ्टर n t²। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये कि आफ्टर n t½ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो CT = C0/2n हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बनकर आ गया, CT को इधर पहुँचाओ, 2 का पावर n को इधर पहुँचाओ, तो C0/CT = 2 का पावर, समझ में आया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया जहाँ n जो है वो क्या डिनोट करता है? n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ या नंबर ऑफ t²। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका बहुत ही आगे यूज पढ़ने वाला। और कुछ बातें नोट कर लेना यार। n t½ के बाद CT जो कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाता है वो C0/2 का पावर n हो जाता है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CT को इधर पहुँचा दो, 2 का पावर n इधर पहुँचा दो, तो C0/CT = 2n, where n is the number of half life। क्लियर? चलो अच्छा, टोटल टाइम यदि मैं पूछूं n टाइम का मतलब टोटल टाइम कितना हो जाता है? यदि n हाफ लाइफ है तो टोटल टाइम कितना हो गया? n × t²। टोटल टाइम ही बोलूंगा ना। मान लो यार C0 से C0/8 होने में टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम कितना लगा C0 से C0/8 में? तो t½ 3t²। तो 3t½ तो टोटल टाइम कितना हुआ? तो 3 × t½ कर देंगे तो पता चल जाएगा। मान लो t½ का वैल्यू 5 मिनट है, तो 3t½ का वैल्यू कितना हो गया? t½ का वैल्यू 5 मिनट, तो 3t½ का वैल्यू 15 मिनट, तो टोटल टाइम मैं क्या बोल दूंगा? 15। तो इसीलिए टोटल टाइम जो होगा वो n × t²। देखिए ये सब के हेल्प से भी जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अभी क्वेश्चंस बना रहे थे, अभी हम लोग k का एक्सप्रेशन यूज करके बना रहे थे, k = 2.303/t log C0/CT। हम लोग उस फार्मूला के बिना भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को इस वाले रिलेशन से बना सकते हैं, लेकिन हर जगह लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है जो C0/CT है, जो C0/CT है वो यदि C0 के पावर में हुआ, मतलब 2 के पावर में हुआ, तो ये फार्मूला लगा दे तुरंत बन जाएगा। लेकिन जो CT है वो 2 के पावर में नहीं जा रहा, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर आप वही k का एक फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज करके बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस को, वो मैं आगे समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना, उसको केवल समझो तुम लोग। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे पास यहाँ पे बता देता हूँ। C0 था, C0/2 रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 50%। C0 से C0/4 हो रहा है, रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? तो C0 से C0/2 50%, और फिर यहाँ पे अच्छा मैं इसको यहाँ पे रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका? 50%। यदि मैं पूछ दूँ C0 से C0/4 तक जाने में रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका, तो देख लो यार, C0 से C0/4 मतलब 50%, यहाँ फिर जो बचा 50%, उस 50% का फिर से 50% कंज्यूम हो गया।
तो यदि इस 50% का 50% और कंज्यूम हो गया, इसका मतलब कितना कंज्यूम हो गया? 25%। इसका मतलब C0 से C0/4 जाने में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है? 75%। कैसे समझना? पहले C0 से C0/2 गया, 50% खत्म, फिर C0/2 से C0/4 गया, तो जो बचा ना 50%, उसका 50%, तो 50% का 50% कितना हुआ? 25% ना, तो इसलिए टोटल कितना कंज्यूम हो गया? 75% रिएक्शन कंज्यूम, खत्म, कंप्लीट हो गया, ये कहना चाहता हूं मैं। तो इसीलिए यहाँ पे यदि देखो तो 50 + 25 दैट इज 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका। यदि मेरा सवाल हुआ C0/C0 8 तक, समझ रहे हो कैसे हो रहा है? पहले यहाँ से यहाँ 50%, तो यदि ये 50% बचा C0/2, तो फिर इसका अगला 50%, फिर जो बचा, देखो यार इसमें जो बचता है ना उसका 50% कंज्यूम होता है, जो बचता है उसका 50% कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे जो भी बचा कितना बचा यार? ये 50% यहाँ कंज्यूम, यहाँ पे फिर जो बचा था 50 का 50% कंज्यूम, यानी 75% कंज्यूम हो जाए, बचा कितना? 25%। 25% का फिर से 50%, तो 25 का 50% कितना होगा? 25 का 50%, तो 25 का आधा कर दो, हाफ कर दो, 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। इसका मतलब नेक्स्ट यदि मैं पूछूं यहाँ पे टोटल रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, तो क्या बोलूँगा? 50%। C0 से C0/2 में 50%, फिर इसका 50% मतलब 25 हो जाएगा, तो ये C0/4 तक पहुँच चुका, फिर C0 ऐसे, एक्चुअली देखो यार इस चीज़ को ऐसे समझ लो, C0 से C0/2, C0/4 और C0/8 ऐसा, मतलब यहाँ से जब यहाँ आया 50%, फिर यहाँ से जब यहाँ आया तो और 50%, मतलब ये हो चुका 75%, और फिर यहाँ से यहाँ जब आया तो और कितना ऐड हो जाएगा? 25% का आधा, दैट इज 12 मतलब इसमें 25 ऐड हो जाएगा, इसमें 25 का आधा 12.5 दैट इज 87.5 ऐड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे 12.5 ऐड कर दो, तो इस तरह से कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया? 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये मैं बताना चाह रहा था। तो रुको यार मैं नीचे का मिटा देता हूँ पहले। हाँ ये चीज़ तो समझ में आ गया। 87। अब ये सब नोट कर लेना यार तुम लोग, ठीक है ना? ये सब नोट कर लेना। इसी तरह से मैं पूछ दूँ C0 से C0/16 जाने में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है? C0 से C0/16, तो यहाँ से यहाँ 50%, अच्छा ये मिट गया C0/8 और ये C0/16, तो खुद ही इसे देख लो यार, 50 का फिर से 50, तो यहाँ पे ऐसा समझ लो पहले 50% कंज्यूम हुआ, फिर 50 का आधा 25, फिर 25 का आधा 12.5, फिर 12.5 का आधा 12.5 का फिर से 50%, मतलब जितना बच रहा है ना उसका 50% कंज्यूम हो रहा है। तो 12.5 का 50% कितना हो जाएगा? 6.25। तो इस तरह से ऐड कर लो यार कितना हो जाता है? तो 87.5% ऑलरेडी कंज्यूम था, 50% मतलब 6.25 और इसमें ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 93.75%। ऐसा समझे? अच्छा रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा क्या? जितना हो रहा है उसका हाफ हो रहा है, जितना बच रहा है उसका हाफ, जितना बच रहा है उसका हाफ, जितना बच रहा है उसका हाफ, कभी जीरो होगा? जरा सोचो। C0/16, फिर C0/32, फिर C0/64, फिर C0/128, फिर 156 C0/, कभी भी जीरो होगा क्या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? हाँ नहीं, हमेशा नीचे बढ़ता जाएगा, तो मतलब जीरो को टेंड करेगा, लेकिन कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। और ऑलरेडी बता भी चुके हैं लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है इनफाइनाइट। समझ में आ रहा होगा यहाँ से भी? तो ये सब वैल्यू आप लोग को याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा। ऐसा नहीं कि केवल सुंदर दिखे कॉपी भरना है, इसके लिए नहीं, ये सब रिलेशन आपको याद रखना है। रिएक्शन यदि मान लो कभी, देखो यार अब इसमें शॉर्टकट किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। मान लो बोल दिया जाएगा कि आपको रिएक्शन 50% कंप्लीट में कितना समय लगेगा, तो यार जो T हाफ है उतना ही, जैसे मैं समझाता हूँ सवाल के साथ। मान लो कोई T हाफ एक रिएक्शन का दिया हुआ है 10 मिनट, कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सब जो बता रहे ना कोई मतलब करने रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के फर्स्ट में पढ़ लेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। यदि नहीं लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फिर यूनिट देख लेना के का यूनिट यदि टाइम इनवर्स हो, लाइक के का वैल्यू जो है वो समथिंग मिनट इनवर्स है या सेकंड इनवर्स है या आर इनवर्स है। हाँ टाइम इनवर्स है ना, तो हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फिर ये लगा सकते हैं, ये सब रूल जो बता रहा हूँ ट्रिक। ओके हाँ, तो मान लो यार किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ का वैल्यू 10 मिनट दिया हुआ है, कितना दिया? 10 मिनट। हाँ गुड। अब मान लो पूछ दिया जाए रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिख दिया ताम झाम करके कुछ,
अब बोल दिया कि इसका 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो हमें पता है 50% कंप्लीट होने में 1 टी हाफ लगता है और फिर 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 टी हाफ लगेगा। इसका मतलब 2 टी हाफ का मतलब कितना हो गया, 20 मिनट का समय लगेगा। बस समझ रहे हो। इसी तरह से मान लो पूछ दिया गया कि रिएक्शन के 87.5% को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कैसे बताएंगे। तो यार 75% है ना, 87.5 ऑलरेडी यार हम देख रहे हैं, इसका मतलब कितना समय लगता है, 3 टी हाफ के बराबर लगता है। पहले टी हाफ में C0 से C0/2 आएगा, फिर अगले टी हाफ में C0/4 और अगले टी हाफ में C0/8। मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, पहले 50% पे, फिर 75% पे, फिर 87.5। मतलब जितना बच रहा उसका 50% करता चला जाओ। मतलब यदि हमसे पूछा जाए 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, तो मैं बोलूँगा 3 टी हाफ, और 3 टी हाफ का है तो 30 मिनट। तो अब पता चला 87.5% को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है। हम वो वाला एक्सप्रेशन लगा रखे K = 2.303/T log C0/Ct, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। यदि ये सब वैल्यू दिख जाए, ये जो लिख रहा है 75, 87, डायरेक्ट आंसर मारना है तुम लोग को। बस टी हाफ जो दिया रहेगा उतना 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ, 5 ऐसा करके, समझ रहे हो। हाँ बहुत अच्छी बात। मान लो यार सवाल पूछ दिया जाए 93.75% को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगता है, A0 से A0 दैट इज 4 टी हाफ लगता है। 4 टी हाफ लगता है तो 1 टी हाफ 10 मिनट है, तो 4 टी हाफ कितना मिनट हो गया, 40 मिनट। समझ में आया। तो इस तरह से सवाल बनता है और ये इसके हेल्प से क्या क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। क्लियर है। तो चलो यार अब नोट कर लो ये चीज़। अच्छा इसमें 2 वैल्यू बच जा रहा, एक जो आपको याद रखना है, एक तो T 90% और दूसरा, अच्छा रुको मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग पहले ये चीज़ नोट कर लो, इसमें 2 पॉइंट और छोटा सा नोट कर लेना है। तो देखो इसमें 3 पॉइंट और आपको याद रखना है। एक तो 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो अब तुम लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। ज़्यादा सोचोगे तो क्या बोलोगे, 50% कंप्लीट होने में 50 हाफ समय लगता है, तो 25% कंप्लीट होने में उसका आधा लग जाएगा, मतलब टी हाफ का भी हाफ। तो ऐसा नहीं कर सकते, हाफ लाइफ है 50%, तो पहले हाफ लाइफ, पहले रिएक्शन को हाफ तो करो, उसके बाद उसका हाफ करने में जो समय लगेगा वो टी हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे तुम 50 का हाफ मत कर देना 25, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बोला जा रहा है। तो इसीलिए यदि 25% का पूछा जाए कितना कम है, तो इसका समय टी हाफ से तो कम ही लगेगा। तो यहाँ पे जो आता है वैल्यू जो याद रखना आपको, इतना 0.4.5 टी हाफ के इक्वल हो जाता है। ये वैल्यू डायरेक्ट कहाँ से आता है, तो फिर वो आता तो वही है K = 2.303/T log C0/Ct से ही आता है। ये सब वैल्यू इसलिए याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उतना कैलकुलेशन नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। दूसरा आपको क्या याद रखना, T 90% जो कि नहीं बताया गया, 90% के लिए जो समय लगता है वो 3.3 टी हाफ लगता है, और 3.3 टी हाफ कहे तो 10/3 टी हाफ। फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए मैंने 10/3 करके लिख दिया। इसी तरह से T 99% को कंप्लीट होने में ऐसे भी समझ सकते हो यार, T 90% को कितना समय लगेगा, T 87.5% को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा था, 3 टी हाफ लग रहा था। 87.5% को कंप्लीट होने में कितना लग रहा था, 3 टी हाफ, और 93.75 को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 4 टी हाफ। तो 90% को कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 3 और 4 टी हाफ के बीच देख सकते हैं 3.3 टी हाफ लगेगा। इसी तरह से 99% को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा, तो 4 टी हाफ 93.75 को इतना। अच्छा इससे पहले 99.99% को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, कोई बता सकता है। 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। ऑलरेडी यार क्वेश्चन करवाए थे, बोले थे यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी हो सकता है पूछ दिया जाए। याद है, नहीं याद है तो यार याद रखना, ये जितने भी मैंने वैल्यू लिखा ना उधर और इधर, ये सब आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इसलिए नोट करके लिख लेना यार, ये सब वैल्यू याद रखना है, ताकि यार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुरंत तुम लोग सॉल्व कर डालो। 99.9% को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 10 टी हाफ के बराबर, ठीक है। तो इसको जो समय लगता है ना, ये होता है 6.66 टी हाफ, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ 20/3 टी हाफ के इक्वल लगता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ टी हाफ मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो आपको याद रखना है। एक तो 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 75% कंप्लीट होने में, 87.5% कंप्लीट होने में,
93.75% कंप्लीट होने में। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा यार, एक काम करो, रुको यार मैं इधर लिख देता हूँ। T 50% कंप्लीट होने में समय लगेगा T हाफ, T 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2T हाफ, T 87.5% कंप्लीट होने में 3T हाफ, T 93.25% सॉरी 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 4T हाफ। और उसके बाद 93 के बाद 25%, 90%, 99 और 99.9 ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो टी हाफ से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग यार ये चीज़ नोट कर लो, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। क्वेश्चन देखो यार, क्या है सवाल, मैं एक बार रीड कर देता हूँ पहले, उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है। सवाल क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 100 मिनट। 100 मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। देख लो, आपको बताना हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक फॉर इट्स 87.5% कंप्लीशन। 87.5% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कैसे करा जाए? पहले तुम लोग जैसे समझ में आता है वैसे करो, ठीक। मैं बताता हूँ, उसके बाद अपने मेथड को और मेरे मेथड को चेक करना, डिफरेंस है या सेम है। यदि सेम है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, 75% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगता है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तुम लोग मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है इन टर्म्स ऑफ टी हाफ? बताना है। 75% का 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 1T हाफ, 75% कंप्लीट होने में 2T हाफ। अभी जस्ट लिखा था ना, हाँ बस यार उसी को ये अप्लाई कर देना है। मतलब 75% कंप्लीट होने में समय कितना लग रहा है? 2T हाफ, और 2T हाफ का वैल्यू दिया है 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब कितना? T हाफ का वैल्यू हमें निकल कर आ गया 50। अब बोला गया 87.5% को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? कितना लगता है बता? 3T हाफ लगता है। 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 3T हाफ लगता है। और 3T हाफ, एक T हाफ का वैल्यू 50 है, तो 3T हाफ का वैल्यू कितना हो गया? क्वेश्चन फिनिश्ड। आंसर इज ऑप्शन बी। सो सिंपल। समझ में आया? तो जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्यों बोला मैंने कि यार याद रखना जरूरी है। सवाल देख लो कितना जल्दी बन रहा है। हाँ, इसको उस वाले मेथड से भी बता सकते थे जो हमने के वाला एक्सप्रेशन बताया था कि यार 50% में इतना, तो पहले यार आप लोग के निकाल लो, फिर उसके को सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में, तो टाइम निकल आएगा। लेकिन उतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग को ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए। हो गए? चलो यार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, और इस सवाल को आपको बनाने के लिए मात्र 2 मिनट का समय मिलता है, मात्र 2 मिनट का। जल्दी से यार स्टार्ट हो जाओ और जल्दी से 2 मिनट के अंदर आंसर ले आओ। क्वेश्चन क्या है? 99% ऑफ अ फर्स्ट रिएक्शन ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। 99% को कंप्लीट होने में कितना? 32 मिनट लग रहा है। व्हेन 99.9% ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट, बताना है आपको क्या? 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? कैसे बताया जाए? हाँ चल यार स्टार्ट हो जाओ। देखो यार मैं बताता हूँ, 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? बताओ यार। सॉरी, 99% को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? अरे हाँ, 99% कितना समय लगता है इन टर्म्स ऑफ टी हाफ? बताना है कितना? 20/3 टी हाफ। याद है मैंने बोला था ना 6.6 टी हाफ। 6.6 को मैं 20/3 भी तो लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। क्लियर? और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 मिनट। मतलब ये कि 20/3 टी हाफ का वैल्यू दिया है 32 मिनट। यहाँ से क्या टी हाफ का वैल्यू हमें पता नहीं चल जाएगा? 3 × 32 और अपॉन में 20, दिस इक्वल टू वट? 3 × 2 = 6, 3 × 96/20। टी हाफ का वैल्यू पता चल गया। हमें बताना है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो यार बता, अभी मैंने बोला था ना ये सब वैल्यू याद रखने के लिए कितना समय लगता है? 10 टी हाफ के बराबर। 10 × टी हाफ। टी हाफ कितना है? 96/20। ये काट दो यार, 2 से 2 = 48। कितना समय लगा? 48 मिनट। ऑप्शन देखो यार है कि नहीं? देखो यार, देखो देखो कितना आसान था ना? बन गया 2 मिनट के अंदर? बन गया तो यार बताएं और अपने आप को शाबाशी भी दे दें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग नोट कर लेना जिनसे नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सवाल मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्टार्ट हो जाना।
In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes. 15 minutes. The time taken for concentration to change from 0.1 molar to 0.025 molar is. सवाल में क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। ये सब यार ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यदि जीरो ऑर्डर हो जाए तो अभी जो हमने बताया ना 50% में टी हाफ, 75% में 2 टी हाफ, ये सब नहीं लगा सकते हो। ध्यान रखना इस चीज़ का। 0.8 मोलर से 0.4 मोलर होने में 15 मिनट का समय लगा। मतलब क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है 15 मिनट। ये चीज समझ में आ रहा है ना? 0.8 से 0.4 जस्ट हाफ हो गया, और हाफ होने में जो समय लगता है उसको मैं क्या बोल दूंगा? टी हाफ। टी हाफ कितना है? 15 मिनट। हमें बताना है 0.1 मोलर से 0.025 मोलर होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा बताओ? तो पहले 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर का हाफ कितना होता है? 0.05। तो 0.05 मोलर देखिए, अच्छा डायरेक्ट देख लो यार, 0.1 मोलर से 0.025 मोलर में जाना है तो पहले मैं जाऊंगा 0.1 मोलर से 0.05 मोलर में, फिर 0.05 से फिर उसका हाफ करूंगा तो 0.025 मोलर, यानी कितना समय लगा? हाँ, 2 टी हाफ। समझ में आ रहा है 2 टी हाफ कैसे? 2 टी हाफ और 1 टी हाफ का वैल्यू 15 मिनट है, तो 2 टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 मिनट। आंसर यहीं पे हो गया यार। कहाँ 30 मिनट? इधर है। ये कमाल। आज जो मैंने बताया ना, समझ में आ रहा है उसका एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करना है। और सवाल यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो क्या करते यार, टी हाफ इक्वल टू पहले के निकालते, फिर के निकाल कर फिर उसको पुट करते यार, इतना से इतना सी नॉट और सी टी का वैल्यू पुट करते रहते, ऐसे ही बनाते ना, बन जाएगा सवाल, बन जाएगा वैसे भी। लेकिन समय यही तो होता है कंपटीशन में, आप कितना समय बचा पा रहे हो। तो चलो यार मैं एक बार फिर से बेसिक से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास 0.1 मोलर था, 0.1 मोलर का 50%, मतलब इसको हाफ करो, यदि हाफ कर दूंगा तो कितना बचेगा? 0.05। इसको ऐसा कर दो 0.10, तो 10 को हाफ करेंगे तो फिर इसको हाफ करेंगे तो कितना बचेगा? 0.025 बचेगा। तो आपको यहाँ से 1 टी हाफ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 1 और टी हाफ, तो टोटल कितना समय लगा? 2 टी हाफ। 2 टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 मिनट। समझ में? इसी चीज़ को मैंने ओवरली कर दिया क्वेश्चन था, तो नोट कर लो यार जिनका नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यार टी हाफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे जाएंगे। देखो यार सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं तो ना ही जी मेन जाए जी एडवांस या फिर आपके नीट के सिलेबस में, बट फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते हैं कि आपको सेकंड ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन ये है तो आपको के का वैल्यू बताना है, टी हाफ का वैल्यू बताना, नहीं ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड, लेकिन उसको रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मैं केवल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बेसिक्स बता दूंगा, और आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए ना आपको यहाँ पे के का एक्सप्रेशन रटने की जरूरत नहीं है सेकंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि सिलेबस में केवल जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनडायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। किस तरह से सवाल पूछा जाता है वो आपको समझ में आएगा। पहले सेकंड ऑर्डर आप लोग हेडिंग डाल लो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन SOR बोलूंगा शॉर्ट में। ओके, मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A से B, मान लिए, मान लो। इसके बाद क्या इंतजार कर रहे हो कि मैं बताऊंगा? नहीं, मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग खुद से सॉल्व करो यार। तुम लोग खुद से मुझे के का एक्सप्रेशन बताओगे क्या होगा, और यदि बन गया, यदि तुम लोग के का एक्सप्रेशन सही निकाले, समझ जाना तुम लोग मास्टर हो गए हो इस चीज में। चलो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाए। t इक्वल टू 0 पे सबसे पहले बात करेंगे C0 0, फिर t इक्वल टू t पे बात करेंगे CT, और ये समथिंग जो भी हो, ठीक है ना। मान लो C0 माइनस एक्स है, इसको मैं CT कह देता हूँ, और ये हो जाएगा x। अब यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो da बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू ए स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, समझ में आया? बोल। हाँ आया। डी बाई डी टी यही तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ए स्क्वायर क्यों लिख दे? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो ऐसे में ए का पावर ऑर्डर ही लिखते हैं ना, ऑर्डर क्या है? 2, इसलिए ऐसा। अब इसके आगे यार सिंपल मैथ्स है, सिंपल सा मैथ्स है, मतलब हमें इस डी से आज़ादी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर दे यार, इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मैंने क्या बताया था? जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक और ले आओ। माइनस साइन को मैं इधर ही भेज देता, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को।
इसके बाद का स्टेप क्या करना है, आगे क्या करना है, बस और बस इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। कैसे यार, मान लो यार इंटीग्रेशन से डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएबल दिख रहा है उसको x लिख डालो, जो वेरिएबल दिख रहा है उसे x लिख डालो। वेरिएबल क्या होता है, d के साथ जो टर्म दिख रहा है वही है वेरिएबल, तो d इसको हमने x लिख दिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अब बताओ यार, इसका इंटीग्रेशन तुम लोग नहीं बता सकते? मैथ्स में यार बहुत ही बेसिक्स इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ाया जाता है बेसिक्स मैथमेटिक्स में, वो यही इंटीग्रेशन होता है। फार्मूला क्या होता है, x का पावर n+1 और जो पावर में दिख रहा है वही नीचे आ जाता है। यदि मान लो लिमिट इसका डाला हुआ लोअर और अपर लिमिट, तो यहाँ डाल देंगे। तो आप बताइए यार, इस तरह का दिया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यार इसको मैं x का पावर -2 dx लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन। बोल यार बोल, लिख सकता हूँ ना? हाँ, तो आगे क्या करेंगे, x का पावर -2 + 1, जो ऊपर आया वही नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आया ना? आया ना? हाँ, तो आगे क्या लिख देंगे, x का पावर क्या बचा, -2 + 1 दैट इज -1, बाय में क्या -1, लिमिट जो भी होगा ऊपर से नीचे डाल देंगे। x का पावर -1 का मतलब क्या है, x का पावर -1 का मतलब 1/x, और एक माइनस साइन भी है, इसका मतलब मैं इसको -1/x लिख दूं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे चीज रह जाएगा। मतलब x का पावर -2 dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और ये तो आप लोगों को बोला जाता है याद रखने के लिए। x² का यदि इंटीग्रेशन है तो x³/3, यदि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो तो -1/x। तो ये सब डायरेक्ट याद रखना होता है रिजल्ट, ठीक है। -1/x कैसे आया है देख लो। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना। चलो यार कर देते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ से जस्ट यहाँ पे क्या आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ऐसा 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ माइनस साइन, लोअर लिमिट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो, माइनस साइन इधर है ना, -k/t। अब अपर लिमिट एक काम करो, माइनस साइन इसको यहाँ से इधर ले जाओ, इसको इधर से इधर माइनस ले जाकर प्लस कर दो। समझ में आया ना, ये माइनस प्लस कैसे कैसे हो रहा है। ये माइनस को यहाँ लिखे या अंदर लिखो बात बराबर, तो मैंने बाहर निकाला फिर उसको प्लस कर दिया, टेंशन अपना खत्म। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है ct, लोअर लिमिट क्या है c0। क्लियर है ना? चलो ये तो लिमिट डाल ही दी। दिस इक्वल टू क्या होगा kt, मतलब k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/t इंटू 1/ct माइनस 1/c। हमेशा याद रखना यार, ct का वैल्यू छोटा होता है, c0 का वैल्यू बड़ा, इसलिए हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा ना, फिर टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, मतलब ct का वैल्यू कम होगा, c0 का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा है, c0 वैल्यू ज़्यादा, 1/c0 छोटा, 1/c0 छोटा, ये डिफरेंस पॉजिटिव, डिफरेंस को हमें पॉजिटिव रखना। मान लो कभी गलत आ जाता निकल गया, तो ये सब ध्यान रखना। तो ये k का एक्सप्रेशन हो गया फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन एक्सप्रेशन याद रखना है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार इसको हमको रटना है, नहीं, आपको केवल k का एक्सप्रेशन दो ही रिएक्शन के लिए याद होना चाहिए, एक तो 0 ऑर्डर और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। इसके बाद मैं nth ऑर्डर का भी डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना, इसको याद नहीं रखना है यार, तुम लोग समझे ना, याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। फिर डिराइव क्यों करवाए, तो देखो यार आगे इसका कुछ यूज आएगा, ठीक है, उस यूज को जो एप्लीकेशन होगा ना उसको केवल आपको पता होना चाहिए। तो आगे किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं वो हम बताएंगे। तो अभी केवल आप लोग ये देख लो यार डिराइव किस तरह से किया गया। मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कुछ नया चीज था, बेसिक्स मैथमेटिक्स था, केमिस्ट्री तो यार कहीं कुछ था ही नहीं। तो चलो यार अब हम लोग इसी के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं। हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो एट t इक्वल टू टी हाफ, एट t इक्वल टू टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ct इक्वल टू 0। यही तो यार हमेशा करते आ रहे हैं, 0 ऑर्डर में भी किए, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर में भी, nth ऑर्डर में भी यही करना है। जब भी टी हाफ पे पूछे k का एक्सप्रेशन तो ct को c0/2 से रिप्लेस कर देना। चलो यार करो, k इक्वल टू 1/t को टी हाफ से रिप्लेस कर देंगे, 1/ct, ct के जगह पे क्या लिख देंगे 2/c0, मतलब c0/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1/c0। तो एक काम करो, टी हाफ को इधर भेज दो, k को नीचे ले आओ, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन हमें मिल गया 1/k इंटू c0 कॉमन है, एलसीएम c0 2 - 1, मतलब टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया 1/k इंटू
समझ में आया? कुछ नया था? कुछ था नया? कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक, बस एक्सप्रेशन में देखना, यदि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के लिए एक्सप्रेशन छोड़ दो, टी हाफ के बारे में जरूरी है। ठीक है ना, याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो चलता है, सेकंड ऑर्डर के लिए याद रखने की जरूरत है। यदि मैं जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की बात करूं, क्या होता था जीरो ऑर्डर के लिए? C0/2K। यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की बात करूं तो 0.693/K। दिख रहा है ना यार तुम लोगों को? नहीं दिख रहा हो तो बताना यार, तुम लोग बताओगे कैसे? कमेंट करके बता देना यार। हाँ, यहाँ पे टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो है, ये सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/K इंटू C0। तो मैंने बताया भी था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर हो उसका टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा? तो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से टी हाफ डिपेंड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो उसके बीच भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो मैं आगे दिखाऊंगा। अभी भी यहाँ पे भी डिराइव कर सकता हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन पहले जान लेते हैं, उसके लिए भी के का एक्सप्रेशन जल्दी करेंगे। ठीक है ना, ये सब पार्ट क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस हमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये टी हाफ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद कर लो तो अच्छी बात है, 1/K इंटू C0 होता है, नहीं भी याद होता चलता है। ठीक, तो चलो यार पहले nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। देखो यार, पूछने का यार बहुत बार रिलेशन ग्राफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांस कम है, वो भी जेईई एडवांस में। सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आया तो एडवांस में ही आ सकता है, जेईई मेन और नीट में तो भूल जाओ कि कभी आएगा भी इससे सवाल। ठीक, तो जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आएगा भी तो यार उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बना ही दोगे। जिस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, बाकी चीज़ें निकाल रहे थे, उसी तरह से इसमें भी करना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, तो चलो यार अब हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। आप लोग नोट कर लो जो भी इंपॉर्टेंट लगे इसमें। नेक्स्ट यार हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। चलो यार nth ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डाल लो जल्दी से। nth ऑर्डर रिएक्शन, मान लो यार हमारे पास कोई रिएक्शन है A से B, ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो चलो -dA/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ka टू द पावर। क्लियर है? अब आगे तुम लोग को डिराइव करके बताना यार K का एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगा? तो चलो यार देख लो जल्दी से तुम लोग, थोड़ा फास्ट, क्योंकि यार कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। -dA/A टू द पावर n दिस इक्वल टू K इंटू dt। एक काम करो, माइनस को इधर भेज दो। आगे क्या करना है? डी से आज़ादी, तो ये माइनस है यार यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। dx/x का पावर n, x का पावर n ऊपर जाएगा तो x का पावर -n बच जाए। देख लो यार यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये a का पावर -n इंटू डी है, इसी को इंटीग्रेट करना है। इधर माइनस इंटू के डी टी है, इसका इंटीग्रेशन है। अब बता दो यार क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये a का पावर -n+1 अपॉन में -n+1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? इनिशियल से फाइनल, जो बार बार आता है वही यहाँ पे भी आएगा, C0 से Ct दिस इक्वल टू माइनस इंटू KT। फास्ट चल रहे मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस सिंपल सा मैथ से ये सब चीज़ देख यार। ठीक है ना, तो इसीलिए यार तुम लोग से खुद से भी ये डिराइव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं यार nth ऑर्डर रिएक्शन बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए आगे क्या करेंगे? a का पावर -n+1 बाय में -n+1, आगे क्या करें यार तुम लोग बताओ क्या करना है? एक काम करो, ये -n को इधर ही ले आओ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर 1 - n है ना, इसको माइनस को अंदर ले आओ तो ये n-1 हो जाएगा। इसका लिमिट है C0 से Ct दिस इक्वल टू K इंटू टी। तो यहाँ पे देखो 1/n-1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/a टू द n-1। देखो इसको यदि मैं नीचे ले आऊँगा 1/, में ले जाऊँगा तो 1 - n है, क्या हो जाएगा? n-1। वो न्यूमरेटर को यदि कभी डिनोमिनेटर में ले जाना हो तो पावर क्या कर देना होता है? निगेटिव कर देना होता है, माइनस लगा देना होता है माइनस में। पावर 1 - n है तो इसको n-1 कर दो, बाय में चला गया। क्लियर ये चीज? चलो आगे बताओ। 1/n-1
क्या आ जाएगा यहाँ से 1 बाय अपर लिमिट पुट करो तो 1 बाय सी टी का पावर n माइनस 1, फिर लोअर लिमिट पर पुट करो 1 बाय सी नॉट दिस इक्वल टू के, और यहाँ पे टी है ना, एक काम करो टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन फॉर के हो जाएगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो ये के हो गया nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का मतलब क्या? इससे हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक को छोड़कर। ये केवल एक ऑर्डर में ये काम नहीं करेगा, बाकी हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये फार्मूला वैलिड है के का। कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गया लग रहा है। चलो यार, हाँ तो यहाँ पे के का यदि n इक्वल टू 1 रहा तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने बोला कि n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बाकी हर एक चीज़ पॉसिबल है। जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, कुछ भी, हर चीज़ वैलिड है इसमें। चलो यार, मान लो मैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का एक्सप्रेशन जानना चाहता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या के का एक्सप्रेशन आ पाता है जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिराइव किया था? चलो देखते हैं। के इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या पुट करना होगा? 0 पुट करो यार, 0। तो 1 बाई टी इंटू वो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। यहाँ पे 1 बाई सी टी 0 माइनस 1 दैट इज इतना, 1 बाई सी नॉट 0 माइनस 1 माइनस 1। चलो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। के इक्वल टू माइनस 1 बाई टी, माइनस को ऊपर भेज सकते हैं ना, माइनस 1 बाई टी। यहाँ पे सी टी का पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी टी का पावर प्लस 1 हो जाएगा। माइनस इसको भी ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी नॉट का पावर प्लस 1 हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस को जैसे ही अंदर ले जाएगा तो सी नॉट माइनस सी टी बाय में टी। क्या यही एक्सप्रेशन आता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? चेक करो यार, चेक करो, आता था या नहीं आता था? बिल्कुल यही आता था, जाओ देख लो। तो ये तो जीरो ऑर्डर। मान ले यार मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करना चाहता हूँ यार, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी n का वैल्यू 2 रखने पे के का एक्सप्रेशन वही आता है जो हमने पहले डिराइव किया था। चलिए यार चेक कर लो, तुम लोग खुद ही चेक कर लो, मैं भी चेक करके दिखा देता हूँ कि हाँ यार जो मैंने डिराइव किया वो सही डिराइव किया। तो मान लो फॉर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ तो n का वैल्यू 2, के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई टी इंटू एन माइनस 1, एन का है तो 2 माइनस 1, 1 बाय सी टी एन माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, माइनस 1 बाय सी नॉट एन माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1। कोई दिक्कत? नहीं? हाँ गुड। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 माइनस 1 बाई टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय सी टी माइनस 1 बाय सी। क्या के का एक्सप्रेशन ये आता था या नहीं आता था? आता था। समझ में आया? तो ये के का जो एक्सप्रेशन है ना, मान लिया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं, वो तो याद रखना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का पूछ दिया जाए, केवल ये एक्सप्रेशन याद रखो हो जाएगा। लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आपको याद करवा दिए हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इसको याद रखने की? ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिराइव इसलिए करवा दिया, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ से सवाल आता है, इसलिए मैंने इतना कुछ आप लोगों को बताया। चलिए यार टी हाफ का पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यार टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन किस तरह का सवाल बनता है। तो चलो यार नोट कर लेना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे इसमें मैं मिटा दे रहा हूँ। मान लो यार मैं टी हाफ एट टी इक्वल टू टी हाफ, सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई 2। चलो यार nth ऑर्डर में रखो, टी के जगह पे टी हाफ रखेंगे और nth ऑर्डर तो n माइनस 1, 1 बाय सी टी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? सी नॉट बाई 2 का पावर में क्या? n माइनस 1। यहाँ पे 1 बाय सी नॉट का पावर n माइनस 1, बस यही ना। तो यहाँ से कुछ रिलेशन आ रहा है इंपॉर्टेंट। एक काम करो, टी हाफ का रिलेशन निकालना है, टी हाफ को इधर ले जाओ, 1 बाई के या 1 बाय n माइनस 1, 1 बाई के, यहाँ पे क्या बच रहा है? एक काम करो, 2 का पावर n माइनस 1 ऊपर और नीचे सी नॉट का पावर n माइनस 1, माइनस 1 बाय सी नॉट का पावर n माइनस 1। ये चीज़ समझ में आया कैसे आया? इसको मैं सी नॉट का पावर n माइनस 1, 2 का पावर भी n माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। 2 का पावर माइनस n माइनस 1 को मैंने ऊपर भेज दिया, सी नॉट n माइनस 1 नीचे रह गया, माइनस 1 बाय सी नॉट माइनस n माइनस 1। यहाँ से क्या देख रहा हूँ यार? टी हाफ इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के इंटू यहाँ से सी नॉट का पावर n माइनस 1 में एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर क्या बचा? 2 का पावर n माइनस 1।
ये टी हाफ का एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अगेन ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा, क्यों? n का वैल्यू 1 पुट करते ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी लगाना लगा सकते हो, पुट करके देख लेना। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है जो मैंने बोला कि सवाल आता है, तो इम्पॉर्टेंट है टी हाफ और सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो तुम लोग बता सकते हो टी हाफ और सी नॉट के बीच में क्या रिलेशन है। देखो यार ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है सब कुछ, यानी टी हाफ का यहाँ से यदि मैं रिलेशन देखूँ ना तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, सी नॉट का पावर n-1। दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीज़ है, और इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने इतना कुछ बताया था। और ये टी हाफ का ये भी एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रखना, ये भी एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन याद रखना है क्योंकि सवाल आता है। बाकी यदि मान लो बाई चांस जेईई मेन और नीट में तो नहीं पूछेगा, ये तो मेरा तरफ से गारंटी ले लो। एडवांस में पूछेगा तो उसके लिए आप डिराइव कर लेना, ठीक है, वहाँ तो कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता ही है। चलो टी हाफ सवाल किस तरह से आता है तो वो सवाल करेंगे तो यार खुद समझ में आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ, रुको यार मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इधर का बातें। यदि मैं टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए देखूँ तो टी हाफ पर जीरो ऑर्डर क्या होता था, याद है, सी नॉट अपॉन 2k। टी हाफ पर जीरो और सी नॉट अपॉन 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यदि मैं बात करूँ तो क्या होता था, 0.693 अपॉन में k। यदि मैं टी हाफ और सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करूँ तो क्या आ जाता था, 1/c नॉट इंटू k। यहाँ से यदि ध्यान से देखा जाए ना, ध्यान से, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यदि ध्यान से देखा जाए तो देखो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यदि हम सी नॉट का पावर लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/c नॉट का वैल्यू n-1। देखो तो सी यहाँ से क्या हो रहा है, 1/c नॉट, n-1 का मतलब -1, ये ऊपर चला गया सी नॉट बन के। टी हाफ 1/c नॉट n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टी हाफ सी नॉट n-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी देखो यार, n का वैल्यू 1 पुट करो, मतलब क्या, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिख भी रहा है। सेकंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2 जैसे पुट करेंगे, 1/c नॉट माइनस n-1, मतलब सी नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली आएगा। आ जा रहा है? तो इसीलिए ये रिलेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है nth ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा जो भी सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। नोट कर लेना यार, तुम लोग मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए यार, सवाल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, सवाल क्या है पढ़ देता हूँ मैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वॉज डबल्ड वेयर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज डबल्ड, दस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। आपको दिया है कि हाफ लाइफ एक रिएक्शन का डबल हो जाता है जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऐसा कब होते हैं। हाँ तो देखो यार, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से टी हाफ भी डबल हो जा रहा है, इसका मतलब टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन कैसा होगा, लीनियर रिलेशन। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन कैसा है, लीनियर, मतलब इसको डबल कर रहे हैं तो टी हाफ भी डबल हो जा रहा है। और ऐसा कहाँ होता है बताओ यार, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। याद है ना यार, जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k। टी हाफ और सी नॉट में देख रहे हो लीनियर रिलेशन, सी नॉट डबल कर दो टी हाफ डबल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको तो ऐसे बना दिए। चलो यार, हमको याद था, मान लो फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर हो गया होता तो हम कैसे बनाते, तो फिर जनरल इसका स्टेप्स क्या होगा, हमें कौन सा स्टेप लेना होगा जिससे कि आंसर आ जाए बिना हमें कोई टी हाफ का एक्सप्रेशन याद रहे बिना, कैसे। चलो यार देख लो, तो अभी मैंने तुम लोग को यार एक्सप्रेशन बताया था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c नॉट का पावर n-1। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब सवाल क्या बोला गया कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ डबल हो जाता है, मतलब ये 1 हो गया, टी हाफ 2 टाइम्स हो जा रहा है जब हम क्या कर दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं। यानी सी नॉट को मैंने 2c नॉट से रिप्लेस कर दिया तो टी हाफ जो था वो 2t हाफ हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मान लो k है, यहाँ पे भी कांस्टेंट हटा दिया, कोई k रेट कांस्टेंट नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है।
चलो यहाँ पे एक्चुअली के देखा जाए तो फिर वो एक्सप्रेशन में देखना पड़ेगा के क्या है। चलो अभी वो सब दिमाग मत लगाओ। ये इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 1 डिवाइड करो 1/2 या 2/1 जैसा मर्जी तुम वैसा करो। मैं इक्वेशन 2/1 कर देता हूँ। जैसे 2/1 करूँगा तो टी हाफ उड़ जाएगा लेफ्ट साइड बटा 2, इधर में के उड़ जाएगा इधर। देखना यार 2/1 कर रहे हैं ना, तो 2 में है 1/2 सी नॉट का पावर n-1। देखना और 2 अब बाय में 1, जब इसको लाएंगे तो ये सी नॉट n-1 ऊपर चला जाएगा। ये जरा समझना क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। मतलब यहां से लिख सकते हो 2 इक्वल टू सी नॉट अपॉन में 2 सी नॉट, और इसका पावर कितना हो जाएगा n-1, यहाँ भी n-1। मतलब ये बेसिक्स मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, बस यही स्टेप केमिस्ट्री था, ये वाला और ये वाला स्टेप केमिस्ट्री था। बाकी उसके बाद मैथ्स है। एन का वैल्यू निकालना है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। देखो यार यहाँ से क्या आ जाएगा, उड़ गया 2 इक्वल टू 1/2 का पावर n-1। अच्छा एन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसको 2 इक्वल टू 2 का पावर -1 n-1 भी लिखा जा सकता है। मतलब 2 इक्वल टू 2 का पावर 1 - n। ठीक, तो n का 2 बराबर 2 कब होगा, जब यहाँ पे 1 - n इक्वल टू 1, दैट इज n का वैल्यू क्या आ गया 0। समझ में आ रहा, बेसिक मैथमेटिक्स था। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। ऐसा भी बोल सकता था भाई रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ हाफ हो जा रहा है। सुना सवाल को, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ हाफ हो जा रहा है, तो ऑर्डर कैसा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यार 3 हाफ लाइफ याद रख लेना, याद रख लेना। 0 ऑर्डर का देखो यार मैं लिख दे रहा हूँ, टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन C0/2 के। मतलब यदि इसको डबल कर रहे हैं तो टी हाफ भी डबल, इसको 3 टाइम्स कर रहे तो ये भी 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स कर रहे तो इसको भी 4 टाइम्स। ये मतलब हुआ। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ 0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन को तुम चेंज करते रहो, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन को इतना से इतना किए तो टी हाफ ये था, जब इतना से इतना कर देगा तो क्या हो जाएगा, टी हाफ वही रहेगा यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। लेकिन 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से टी हाफ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं बात करूं, टी हाफ क्या हो जाएगा 1/k × C0। मतलब देख रहे हो रिलेशन इनवर्स, यानी C0 डबल किए ना तो टी हाफ हाफ हो जाएगा। तो यदि मैं सवाल करता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से टी हाफ हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। यदि ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ यार 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ये भी नहीं हो रहा है तो फिर यार ये वाला मेथड लगा देना। ये रिलेशन जो बताए हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिर तो आना ही आना है। ठीक है, सबका बाप यही है। चलो यार नोट कर लो, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, सवाल मैं पहले रीड कर देता हूँ। For a reaction A gives B, half life for a reaction at concentration of 0.1 molar is 200 सेकेंड। समझना सवाल को जरा। हाफ लाइफ फॉर अ रिएक्शन एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर इज 200 सेकेंड। मतलब जब ए का कॉन्सेंट्रेशन यार हाँ क्या है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर था तो हाफ लाइफ 200 सेकेंड था, और जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर हो जाता है तो हाफ लाइफ कितना हो जाता है 50 सेकेंड हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताना है। अगेन यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। C0 और टी हाफ के बीच में 2 रिलेशन दिया हुआ है, देख रहे हो। जब कॉन्सेंट्रेशन ये था तो हाफ लाइफ ये, जब कॉन्सेंट्रेशन ये था तो हाफ लाइफ ये, मतलब 2 कॉन्सेंट्रेशन 2 टी हाफ। अगेन समझ गए क्या करना है। चलो यार वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/C0 का पावर n-1। एक काम कर सकते हो यार, एक रिलेशन याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब से जब भी 2 टी हाफ 2 C0 रहा ना तो क्या करोगे जानते हो, ऐसा करोगे टी हाफ 1/T हाफ 2। ये 1 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मत समझना यार। मतलब 1 to जस्ट केस है। फर्स्ट केस जब मतलब C0 का वैल्यू ये था तो टी हाफ ये, जब C0 का वैल्यू ये तो टी हाफ ये। तो इसमें देखो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ C0 का वैल्यू n-1, ये 2 और ये C0 n-1 केस 1।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना टी हाफ और सी नॉट, तो टी हाफ 1 तो सी नॉट n माइनस 1 1, टी हाफ 2। डिवाइड जब करते हैं दो रिलेशन लिखकर तो यही बनता है ना रिलेशन एक तरह से। कांस्टेंट जो भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद आता है वो तो कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे टी हाफ बाद में 50 सेकंड हो जा रहा है जब ये वाला कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब टी हाफ इनिशियल बात करो तो कितना है 200, फाइनल बात करो तो 50। 200 पे कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, तो यहाँ पे 0.1 मोलर लिखो, पावर में n-1 आएगा। और 50 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। ये कितना जा कट जाएगा 54 जा, मतलब 4 इक्वल टू कितना आ गया 0.4 अपॉन 0.1। समझ रहे हो ना, इसको n-1 एक साथ भी लिख सकते थे, मतलब इसका होल पावर n-1। ये 0.1 उड़ गया ना, तो इस तरह से 4 इक्वल टू क्या आ गया 4 का पावर n-1। अब तुम लोग बता दो यार n का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए n का वैल्यू 2। यदि n का वैल्यू 2 कर दोगे मतलब यहाँ से देख लो n-1 इक्वल टू 1, दैट इज n का वैल्यू। मतलब n इक्वल टू यदि 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन दिया है वो पॉसिबल होगा। तो आंसर विल बी व्हाट सेकंड ऑर्डर। समझ में आया किस तरह से अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, ये चीज़ अब क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना। चलो यार बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग यार इसे नोट कर लो। तो चलो यार आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जितना भी कुछ पढ़ाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई में नीट या एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो, इसलिए आप लोग एक बार जरूर हर एक चीज़ रिवाइज कर लेना। और जो मैंने बोला याद रखने के लिए, यदि आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो याद रखने में सबसे इंपॉर्टेंट था यार 50 ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% कंप्लीट होने में 75%, 87.5, 93.25, 99%, 90%, 25%, 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगता था वो याद रखना इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताया, फिर टी हाफ एक जो एक्सप्रेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिस पे सवाल आते हैं जेईई मेन और नीट की मैं बात करूं खासकर, ठीक है। एडवांस में भी आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो टी हाफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/c0 n-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। इससे पहले भी सवाल आया और आगे भी उम्मीद है आ सकता है। तो ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।